हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन की बात करते हैं। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, डोंट ब्लेम टू डिस्ट्रैक्शंस, इम्प्रूव योर फोकस। है ना, तो कहते हैं ना, ब्लेम मत करिए, कंप्लेन मत करिए, ऑलवेज जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ। है ना, तो आप डिस्ट्रैक्शंस को ब्लेम मत करिए कि ऐसा हुआ था तो सर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया सर इसलिए ये नहीं कर पाए। ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। आप अपने फोकस को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए और जो है डिस्ट्रैक्शंस को ब्लेम बिल्कुल मत करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस स्पॉटलाइट सेशन में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं, वो बात करेंगे हम आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023, जो कि अक्टूबर की मंथ में रिलीज हुई है। अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि आईएमएफ की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है वो बेसिकली कब रिलीज की आती है, इस बार के पर्टिकुलर आउटलुक रिपोर्ट में आईएमएफ ने क्या प्रोजेक्शन रखा है, और हमारा जो फ्रेंड्स मेजर कंसर्न होगा वो हम जो है इंडिया के रिस्पेक्ट में, अपनी कंट्री के रिस्पेक्ट में देखने की कोशिश करेंगे कि इंडिया का बेसिकली क्या प्रोजेक्शन रहा, और उन डेटास को हम ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आईएमएफ की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये क्वार्टरली बेसिस पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में बेसिकली क्या डेटा होता है, वो आगे का प्रोजेक्शन प्लस साथ ही साथ जो है पिछले लास्ट क्वार्टर में हमने कैसा परफॉर्म किया और आगे का क्या प्रोजेक्शन रहेगा कंट्री का, उसके बारे में आपको जो है डिस्कशन आपको देखने को मिलता है। तो उसके जुड़े हुए हमें पॉइंट्स जो है देखने को मिलते हैं। तो इस बार का जो क्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये डेटा जो है रिलीज़ किया है अक्टूबर में 2023 2024, दैट मीन्स जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके फोरकास्ट हमें देखने को मिलेंगे। आईएमएफ की अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, इसको हम अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो इसको ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है 1944 में जो है इसको सेटअप किया गया था, जुलाई 1944 में। और आईएमएफ जो है इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो मेजरली जो इसका फंक्शन है, ये कंट्रीज़ के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स से रिलेटेड इश्यूज़ के लिए कंट्रीज़ को फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमी के सिनेरियो को स्टडी करने के लिए भी आईएमएफ जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक जैसी रिपोर्ट जो है वो भी रिलीज़ करता है। ठीक है, तो और ध्यान रखिएगा इसको। मैडम क्रिस्टलीना जॉर्जिवा, इसमें आईएमएफ की आपको हेड देखने को मिलेंगी। 190 इसके मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं मेजर इस रिपोर्ट की, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जिस पर हमें डिस्कशन करना है। इसमें हम लोग जो है सबसे पहले कुछ डेटास को देखने की कोशिश करते हैं, कुछ आंकड़े देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें जो है डेटास यहाँ पर बताए गए हैं कि किस तरीके से आपका प्रोजेक्शन रहा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर डेटा दे रखा है ग्लोबल इकोनॉमी का, मतलब ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव पर पूरी दुनिया भर की जो इकोनॉमी है उनका क्या जो है कंडीशन रहेगा, या क्या उनका जो है डेवलपमेंट रहेगा, जीडीपी में ग्रोथ कितनी देखने को मिलेगी या क्या होगा, उसके बारे में बताया गया है। तो अगर हम 2022 में देखें तो 3.5% जीडीपी ग्रोथ रेट थी। 2023 में डिप होके 3% जीडीपी ग्रोथ रेट, और 2024 में जीडीपी ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन 2.9% दिखाया गया है। इसका मतलब साफ साफ ये पता चलता है कि आईएमएफ ये प्रेडिक्ट कर रहा है, दैट इज अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में, है ना, जो है ग्लोबल इकोनॉमी की, दुनिया भर के देशों की जो है ग्लोबल इकोनॉमी की जो जीडीपी की ग्रोथ है वो आपको गिरती हुई देखने को मिलेगी। है ना, तो अगर एक ट्रेंड हम देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी में जीडीपी जो ग्रोथ रेट है उसमें डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। देयर आर मल्टीपल मेजर कंसर्न्स, बहुत सारे कंसर्न्स जो है आईएमएफ ने रेज किए, उसको भी हम इन शॉर्ट आगे देखेंगे। इसके बाद बात आती है फ्रेंड्स एडवांस इकोनॉमीज़ की। एडवांस इकोनॉमीज़ का मतलब आप जैसे यूएस, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऐसे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं इनको हम एडवांस इकोनॉमीज़ के अंदर रखते हैं। तो एडवांस इकोनॉमीज़ की अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो आईएमएफ ने जो अपनी आउटलुक रिपोर्ट रिप्रेजेंट की है उसमें बताया है, उसमें भी जो है डिप आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन 2.6 से लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022, फिर 1.5, और आगे जो प्रोजेक्शन है वो 1.4 है। मतलब 0.1% का डिप आपको देखने को मिलेगा जो एडवांस इकोनॉमीज हैं उनके जीडीपी ग्रोथ में, उनके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ग्रोथ रेट में, जीडीपी की ग्रोथ रेट में, प्रोजेक्शन में आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आता है नंबर हम लोगों का, है ना, इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमीज, इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमीज इनको हम कहते हैं, है ना, जो वर्ल्ड की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, जिसमें अगर हम बात करें इंडिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, चाइना वगैरह, ऐसी कंट्रीज़ को अगर आप देखें तो हमारे ग्रोथ रेट में उसको सेम ही रखा है ना। 2022 का 4.1 था, 1.1 का डिप, उसके बाद इस ईयर और नेक्स्ट ईयर के लिए ग्रोथ आपको सेम देखने को मिलेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ऑफ द आईएमएफ, इंडिया या फिर जो इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमीज है
इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमीज की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो आपको कैसी देखने को मिलेगी, तो 4% जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलेगी फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर एज वेल एज फॉर द नेक्स्ट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये अक्टूबर 2023 का डेटा अभी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है, ग्रोथ प्रोजेक्शन बाय द स्पेसिफिक रीजन है ना। तो वर्ल्ड लेवल पर का तो हमें पता चल गया, वर्ल्ड लेवल पर तो हमने देख लिया, विश्व स्तर पर 3.5, 3 और 2.9 हमें देखने को मिला। अब इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिकली इन्होंने दिखा रखा है, ये सारे आंकड़े आपको याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर एनालिसिस पर्पस मैंने यहाँ पर ऐड किया। अब यूएस का डेटा जरूर देख लीजिए, क्योंकि यूएस का जो डेटा है वो बाकी जो दुनिया भर की इकोनॉमीज हैं उन पर काफ़ी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं क्रिएट करता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको डिप देखने को मिलेगा। यूरोप की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस साल काफ़ी डिप था। मिडिल ईस्ट सेंट्रल एशिया में भी आपको एक थोड़ा सा जंप देखने को मिलेगा। इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमीज में आपको थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। सब सारा अफ्रीकन रीजन में एक थोड़ा सा जंप, और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट और ऑलमोस्ट सेम आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट हमारा जो मेजर कंसर्न रहेगा, एक तो अपना पड़ोसी के यहाँ क्या चल रहा है ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो चाइना में 5.0% से या 5.0% से ग्रोथ रेट, इट विल डिप टू 4.2 है ना। 2024 में 4.2, 2023 में 5.0 और 3 से बढ़ के ये 5, यहाँ पर ग्रोथ और उसके बाद डाउनफॉल। चाइना के अंदर में अगर मैं बात करूँ तो रियल एस्टेट सेक्टर, स्पेशली प्रॉपर्टी के सेगमेंट में चाइना के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, और चाइनीज़ इकोनॉमी के अंदर एक बड़ा ट्रबल चल रहा है फ्रॉम द रियल एस्टेट सेक्टर। अगर चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर कोलैप्स होता है और चाइना के अंदर इकोनॉमी में रिसेशन आता है, तो वो फ्रेंड्स जो है स्पिल ओवर इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। स्पिल ओवर इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मतलब चाइना की अगर इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी में पड़ेगा। उस चीज़ के कंसर्न को भी आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में क्या किया, उसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से। इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट यहाँ पर अगर हम देखेंगे, स्पेसिफिकली इंडिया का डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट में 7.2 से 6.3, और ये हमारा स्टैग्नेंट आपको देखने को मिलेगा 2023-2024 के लिए। तो आरबीआई ने जो फिलहाल टारगेट रख रखे हैं उसके साथ हमारा टारगेट काफ़ी हद तक अलाइन देखने को मिलता है। तो आईएमएफ जो रिपोर्ट कह रहा है, आईएमएफ जो फोरकास्ट कर रहा है, वैसे ही ऑलमोस्ट सेम फोरकास्ट जो है हमारा आरबीआई भी कर रहा है। तो इसका मतलब जो हम जैसा सोच रहे हैं वैसा जो है ग्लोबल जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी वैसा ही सोच रहे हैं। दैट मीन्स वी आर ऑन द राइट ट्रैक, है ना, हम बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पर इसने की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हाईलाइट किए, उनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में जो बताया, एक तो जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन। तो जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन अभी हमने देखा 6.3%, 6.3% हमें देखने को मिला, और यहाँ पर हम 0.2% का जो है आपको अपवर्ड रिवीजन भी देखने को मिल सकता है 2023 में। पहले इसने थोड़ा सा कम बताया था, बाद में उसको हम बढ़ा हुआ भी देखने को मिल सकता है। जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन हमारा फोरकास्ट अच्छा है, 6.3% पर ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इन्फ्लेशन के आउटलुक की अगर हम बात करें, जो कि एक बहुत मेजर कंसर्न है पूरे ग्लोबल एस्पेक्ट पर, पूरे दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए, कि अगर इन्फ्लेशन पूरे ग्लोबल इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सो वो एक मेजर कंसर्न रहेगा। लेकिन इंडिया के रिस्पेक्ट में आईएमएफ ने कहा है कि इंडिया ने प्रॉपर तरीके से इन्फ्लेशन को कंटेन करने में काफ़ी सक्सेसफुली काम किया है, और ग्लोबल लेवल पर भी उस पर जो है ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो भी उस पर काफ़ी अच्छे से काम कर रही हैं। और आरबीआई का जो टारगेट है उसमें अलाइन करने के लिए आरबीआई काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहेगा आगे आने वाले टाइम में, ऐसा आईएमएफ ने कहा है। So the IMF anticipated that the inflation in India raised to 5.5% in the fiscal year 2023-24, and it will and before easing to 4.6% 2024-25. तो हम 5.5% से रिड्यूस होके आ जाएंगे 4.6% पर। और मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको याद हो, कि आरबीआई का जो टारगेट है इन्फ्लेशन का 4% प्लस माइनस 2% टॉलरेंस बैंड, मतलब 2 से 6% के बीच में हमें इन्फ्लेशन रखना, सम वेयर बिटवीन 4%। तो अगर हम 6 से नीचे चल रहे हैं सो दैट मीन्स वी आर इन द गुड कंडीशन। तो आरबीआई के प्रोजेक्शन टारगेट से इन्फ्लेशन जैसा चाहिए हम वैसे ही अलाइन चल रहे हैं, इसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। तो इन्फ्लेशन एस्पेक्ट पर भी हम ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो आरबीआई के प्रोजेक्शन के हिसाब से जो जीडीपी की ग्रोथ रेट बताई गई है वो भी अच्छी चल रही है ना। तो 5.4% और 6.5% हम बता रहे हैं, तो वो भी ऑलमोस्ट अगर देखें 6.3% वहाँ पर आपको आईएमएफ बताते हुए देखने को मिलेगा, है ना। तो वहाँ पर हमें ठीक देखने को मिला, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की इन्फ्लेशन रेट 5.4% और जीडीपी की ग्रोथ रेट हम 6.5%, 6.3% आईएमएफ भी कह रहा है। तो ऑलमोस्ट आपको अलाइन आपको देखने को मिल रहा है।
इसमें कोई भी दिक्कत, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फिलहाल हमें नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है ना, कंजम्पशन है ना, इंडिया के रिस्पेक्ट में इन्होंने कहा कि इंडिया की ग्रोथ के पीछे का एक बड़ा जो रीज़न है वो है इंडिया के अंदर कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। जब किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ने का मतलब क्या होता है, द पीपल आर क्रिएटिंग डिमांड विद इन द इकोनॉमी एज वेल एज एट द सेम टाइम द सप्लाई इज ऑल्सो अवेलेबल, और इसकी वजह से आपको जो ग्रोथ जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो इंडियन इकोनॉमी में चूंकि मार्केट ने काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्म किया है ना, और मार्केट में जो डिमांड फोर्सेस थी वो भी ठीक ठाक बनी हुई थी, सप्लाई साइड में भी बहुत ज़्यादा इशू नहीं थे, तो उसकी वजह से हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इकोनॉमी जो है वहाँ पर काफ़ी रिजेलियंट रही। रिजेलियंस इकोनॉमी का मतलब क्या होगा, बहुत काफ़ी लचीलापन, इट्स अ काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल। व्हेन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी इज रिजेलियंस, तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी टफ सिचुएशन से, आप किसी भी बुरे दौर से, खराब सिचुएशन से किस तरीके से फाइट करके बाउंस बैक खड़े होते हैं, बाउंस बैक करते हैं और वापस स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो वो आपके रिजेलियंस को शो करता है। जैसे एट द टाइम ऑफ द कोविड एंड नाउ वी ऑल वर इन ट्रबल, हम सभी लोग कहीं ना कहीं ट्रबल में थे, चाहे इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से चाहे हेल्थ प्रोस्पेक्टिव से, बट हम इंडियंस ने पूरी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग रिजेलियंस दिखाया, एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से, हेल्थ प्रोस्पेक्टिव से, बोथ प्रोस्पेक्टिव से वी हैव बाउंस्ड बैक, है ना, हमने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया। इसके अलावा आईएमएफ ने एक और चीज़ इंडिकेट किया, अवॉइडिंग अ रिसेशन वाइल रिटर्निंग इन्फ्लेशन टू टारगेट। ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। कोविड के बाद देखा गया था दुनिया भर के कंट्रीज़ के अंदर जो है इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा, लेकिन उसके बाद अच्छी बात ये रही कि हमने एक जो रिसेशन का खतरा चल रहा था पूरे दुनिया भर की इकोनॉमी पे, कि हो सकता है आर्थिक मंदी आ जाए, है ना, कोविड के बाद एक बड़ा रिसेशन आ सकता है, आर्थिक मंदी आ सकती है, वो खतरा फिलहाल टल गया है। और अलॉन्ग विद दैट दुनिया भर के जो देश हैं वो लगभग अपने इन्फ्लेशन टारगेट को पूरा करने के लिए काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन को भी धीरे धीरे हम रिड्यूस कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ दुनिया भर के जो कंट्रीज़ हैं वो अपने यहाँ पर बहुत सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नए नए तरीके अपना रहे हैं, नई नई पॉलिसीज ला रहे हैं, जिसके थ्रू जो है कंट्री की ग्रोथ को और ज़्यादा जो है बढ़ाया जा सके। तो इंडिया ने बहुत सारे पॉलिसी रिफॉर्म से रिलेटेड इंट्रोड्यूस किए हैं। अब कुछ मेजर कंसर्न है, क्या कंसर्न यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट किया है IMF ने। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, स्लो डाउन इन चाइना इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी का जो स्लो डाउन है वो एक मेजर कंसर्न है। और याद रखिएगा, पड़ोसी कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर पड़ोसी बर्बाद होता है तो उसका असर हम पर भी पड़ सकता है। तो ये अगर पड़ोसी के घर में आग लगी, हम बहुत खुश हो रहे, पड़ोसी के घर में आग लग गई, वाह मजा आ रहा है, लेकिन वो आग अपने घर में भी तो आ सकती है। द सेम कंसर्न इज हियर। चाइना के यहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रही है, रियल एस्टेट सेक्टर चाइना का प्रॉब्लम में है, ये प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम बन सकती है अगर ये लंबे समय तक चली। इन्फ्लेशन का कंसर्न, बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जिनमें इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक मेजर कंसर्न बना हुआ है। कर्जा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ ग्रेटर जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। कुछ इकोनॉमीज बहुत अच्छा कर रही हैं, कुछ इकोनॉमीज बहुत प्रॉब्लम में चली हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आप जियो पॉलिटिकल टेंशंस देखेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस रिपोर्ट के आने से पहले तो यूक्रेन और रशिया वाले कॉन्फ्लिक्ट का ही डिस्कशन था, क्योंकि उसकी वजह से ग्लोबल लेवल पर एनर्जी के जो प्राइजेस हैं, एनर्जी सेक्टर में प्राइसेस बढ़ गए, चाहे वो आपका फ्यूल हो, नेचुरल गैसेस, उन सब के प्राइसेस बढ़ गए, तो वो एक मेजर कंसर्न रहा। इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि अब जो है यहाँ पर इजराइल और फ़िलिस्तीन, या फ़िलिस्तीन अगर आप कहिए, इजराइल और हमास की वजह से भी ये जो कंसर्न जो है मिडिल ईस्ट में, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो ये एक भी आगे चल के एक ग्लोबल कंसर्न रहेगा जिसको IMF रेज कर सकता है। क्लाइमेट चेंज, ये भी एक कंसर्न रहेगा ही, और साथ ही साथ रेजिंग फूड प्राइसेस, फूड एंड एनर्जी प्राइसेस। तो मैंने आपको बताया फूड एंड एनर्जी के प्राइसेस जो है दुनिया भर में बढ़ते चले जा रहे हैं। खाने पीने के वस्तुओं के दाम, खाने पीने के कमोडिटीज़ के दाम जो है, प्राइस हैं, साथ ही साथ एनर्जी सेक्टर के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ग्लोबल लेवल पर ये चीज़ जो है एक इन्फ्लेशन को फिर से रेस कर सकती है, और इसीलिए इन्फ्लेशन एक बड़ा चैलेंज रहेगा, नॉट जस्ट ओनली फॉर अस, इट विल फॉर ऑल द कंट्रीज़, है ना, ऑल द कंट्रीज़, ग्लोबल इकोनॉमीज़ के लिए ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा, एक बड़ी समस्या रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ओवरऑल इस रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल इस रिपोर्ट में कुछ कंसर्न भी रेज किए गए हैं। इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो हमारे यहाँ लगभग चीज़ें ओके ओके हैं। जब तक ग्लोबल सिनेरियो में, ग्लोबल एस्पेक्ट पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत बड़ा ट्रबल नहीं आता, तब तक हम ठीक ठाक अच्छा कर रहे हैं। वी आर नॉट इन अ प्रॉब्लम, है ना, हम प्रॉब्लम में नहीं है, ट्रबल में नहीं। तो फ्रेंड्स, ऐसी और अधिक इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और अधिक डिटेल में डिस्कशन करने के लिए आप मेरे साथ द जनरल अवेयरनेस शो में कनेक्ट हो सकते हैं। डेली रात को 9 बजे ये सेशन होता है, मंडे टू सैटरडे। तो इसमें मैं इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर, इकोनॉमी, फाइनेंस, बैंकिंग से रिलेटेड आपको कराता रहता हूँ,
है ना। तो आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बताइएगा। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? दीज आर द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए सेशन में इतना करते हैं। होप सो सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो भी आपके सजेशंस हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अभी के लिए इतना करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।